हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स आपका 27 को है, 27 मई को। और आज यूपीएससी 2024 का रिज़ल्ट भी फाइनल आउट हो गया है। तो आप सभी के अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए और इससे आप अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाएँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। उसके लिए आपको अच्छे से अच्छे मॉक लगाने होंगे, टेस्ट सीरीज़ आपको देनी होगी। इसी संदर्भ में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स इतिहास के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो प्राचीन भारतीय, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कुछ एक तरफ साहित्यिक कृति दी हुई है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो पहला है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके बिल्हड़, हमीर महाकाव्य, नैचन सूरी, मिलन पन्नु, नागार्जुन और नीत वाक्यामृत सोमदेव सूरी। तो इसके राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 3 सही है, 1 इसमें गलत है। देवी जो चंद्रगुप्त है वो विशाख दत्त की रचना है, ये विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। बाकी आपकी हमीर महाकाव्य नैचन सूरी सही है, मिलिंद पन्नु नागार्जुन या नागसेन के द्वारा लिखी गई है। नीत वाक्यामृत जो है वो आपकी सोमदेव सूरी के द्वारा लिखी गई है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा। ये है अजंता में। तो राइट आंसर क्या है, अजंता में। तो यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र है वो अजंता में है, अजंता कहाँ पर है, ठीक है, अजंता जो केव है वो कहाँ पर है। तो आपको इसका आंसर बताना है। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं लेकिन पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मिलाने के लिए मिलान वाला क्वेश्चन आपको अष्टाध्यायी से जो है पूछा जाएगा। जो जैसे जो एक तरफ राइटर आपके होंगे और एक तरफ बुक के नाम। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिन होंगे, ठीक है, पाणिन की अष्टाध्यायी। अब बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। तो आपके पास में ऑप्शन है ललित विस्तर, दूसरा है आपका मिलिंद पन्नु सरिपुत्र प्रकरण, और है चौथा आपका अवदान शतक। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ललित विस्तर। ललित विस्तर जो है आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध की जीवनी और रचना बौद्ध साहित्य में है और बुद्ध की ये एक पूर्ण जीवनी है। अब हम प्रश्न 5वें की तरफ आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में 2 कथन है, कथन 1 तथा कथन 2, इन दोनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। पहला कथन है प्राचीन समाजों के अभिजात्य यानी विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन है सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका बताएं आप। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कथन 1 सही है, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब देखिए, ये मुख्य परीक्षा के लिए है। मुख्य परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी लोग, अभी तो प्रीलिम्स है लेकिन प्रीलिम्स के बाद में इस तरह के क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वैल, जेम्स बर्गेस और किस किस गतिविधि से जुड़े हैं। तो ये मैं पहले भी करा चुका हूँ लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, पुरातात्विक खनन। ये लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ आपका जो है ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो किस लिए फेमस है ये आपको बताना है। तो बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। तो इसमें बताना है आपको कि किस लिए ये फेमस है। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है इसका आंसर। तो ये होगा आपका दूसरा और तीसरा आपका सही है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए फेमस है और गणेश्वर आपका ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस है। अब थोड़ा सा हम बताएं कि कुछ फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल।
ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं और इनके स्थान और इनसे मिली हुई वस्तुएं। तो मेहरगढ़ से आपको क्या मिला है, पहला कृषि का साक्ष्य और रागी, वहाँ पर रागी एक फसल है वो आपको मिली है। इनाम गांव से क्या मिला है, मातृ देवी की लघु मूर्ति, सांड की मृद मूर्ति, हाथी दांत के मनके। टेक्कल कोट से मिली है सोने की बाली। और बागौर आदमगढ़, यहाँ से मिला है पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। अगर क्वेश्चन आता है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बागौर आदमगढ़। चौथा है चिरांद, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है चिरांद। चिरांद से क्या मिला, हड्डी के औजार मिले हुए हैं। हस्तिनापुर से क्या मिला, जंगली गन्ना मिला है, चावल, कांच की चूड़ियाँ मिली हुई हैं। बुर्जहोम से क्या मिला है, गर्त आवास। तो ये जो आपका बुर्जहोम है, यहाँ से क्या मिला है आपको, गर्त आवास मिला है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 में कर सकते हैं। जखेड़ा से क्या मिला है, लोहे का हसिया, कुदाल और ताम्र चूड़ियाँ। जखेड़ा से लोहे का हसिया, कुदाल और ताम्र चूड़ी मिली हुई। कोलडीहवा से चावल का पहला साक्ष्य मिला है। चावल का पहला साक्ष्य कोलडीहवा से मिला है। नेवासे से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और अतरंजी खेड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइट, अतरंजी खेड़ा से मिला है कपड़े की छपाई के अवशेष। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गुफकराल लिख लो। गुफकराल से क्या मिला है, सिलबट्टा मिला है, हड्डी की सुई। तो जो मैं ये बता रहा हूँ इसको आप लिख भी सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, गुफकराल। और लिखने से क्या होता है कि आपके माइंड में जब आप चीज़ें देखते हैं उससे सबकॉन्शियस माइंड में आपके आता है। जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो आपके ब्रेन पार्ट में जो भी एक इमेज आपकी बन जाती है। ठीक, और लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुफकराल से सिलबट्टा और हड्डी की सुई मिली है। ठीक है, और बुर्जहोम से मैंने बताया आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है साइट्स थी जहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया है, केवल जो है 2 सही है, मतलब इसमें से 2 और 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लंघनाज से। कहाँ से मिला है, लंघनाज से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आप करिए तो कम से कम 1 से 2 बार उसको पढ़िए। ठीक है, हड़बड़ी में क्वेश्चन करेंगे तो गलती होगी ही होगी। ठीक है, 5वें का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महादहा से। महादहा से क्या मिला है, हड्डी से निर्मित आभूषण के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका जो है आपका बहुत इजी है, ये आपका रायसेन है ना, रायसेन में स्थित है भीमबेटका। ठीक है, और अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। किसके लिए फेमस है भीमबेटका, तो ये फेमस है गुफाओं के लिए, शैल चित्र है ना। भीमबेटका जो है गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम से कुत्ते को दफनाए के साक्ष्य, यानी इंसानों के साथ कुत्तों को दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये उनके बहुत ही पेट, उनके बहुत ही चाहने वाले, तो उनको दफना दिया जाता था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, मानव का, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी से पहला मानव का साक्ष्य मिला है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, संस्कृत। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। ये कुछ इसके प्रश्न हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत संचयन
और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। इसके आप देखें, पढ़ें और इसका आंसर बताएं। काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो उन्नत जल संचयन के लिए, तो पहले का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, धौलावीरा। यहां से आप कह सकते हैं कि जो वाटर कंजर्वेशन का आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा साक्ष्य मिला है। यहाँ पर जलाशयों को, नहरों के माध्यम से जो है पानी को जो है बांध बना के इसको जो है क्या किया जाता था, संचय किया जाता था। तो धौलावीरा ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? दूसरे का सी, सोहगौरा। ठीक है, सोहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं। अब कुछ फैक्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि जो हड़प्पा है यहां पर किस नदी के किनारे बसा है। पहले तो यहां से क्वेश्चन आता है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। 1921 में इसकी जो है खोज हुई। उत्खनन किसने कराया? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। प्रेजेंट टाइम में जो इसकी लोकेशन है वो पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला, और ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, ये सिंध में है। ठीक है, मूवी भी आई थी एक। 1922 में इसका उत्खनन हुआ और इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। ये कहां पर है? सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पाकिस्तान में है। चन्नूदड़ो आपका, ये भी सिंध में है। चन्नूदड़ो आपका सिंध में है। गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता है 1934 में, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है ये किस नदी पर है? घग्गर। कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर है। ये 1961 में इसकी खोज हुई। इसकी खोज किसने करी? बीबी लाल और बी के थापर। ये राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पर, ये भारत में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, अब आता है कोट दिजी, ये सिंध रीजन है। इसके खोजकर्ता फजल अहमद थे। ये सिंध प्रांत का खैरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। रंगपुर जो है कहां पर है? मादर नदी के किनारे मादर नदी है। ठीक है, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे 1953-54 के आसपास। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र में ये साइट है आपकी। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ काफी बार पूछा गया है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। पंजाब का रोपड़ जिला भारत में है ये। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी। रंगनाथ राव इसके खोज करता थे, ये भी गुजरात के अहमदाबाद जिला भारत में है। आलमगीरपुर हिंडन रिवर के किनारे है। अब ये हिंडन रिवर कोई ब्रिटिश की रिवर नहीं है। 1958 यज्ञदत्त शर्मा उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ठीक है, बनावली रंगोई में है, रंगोई नदी के पास स्थित है। 1974 में रविन्द्रनाथ बिष्ट इसके खोज करता है। हरियाणा का हिसार वर्तमान में फतेहाबाद जिला में है। धौलावीरा जो है आपका, ये भी रंगोई जो है आपकी रंगोई नदी के किनारे बसा है। रविन्द्रनाथ बिष्ट, आर बिष्ट जिनको कहते हैं, उन्होंने इसकी खोज करी। गुजरात का कच्छ जिला के पास में धौलावीरा है, गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां पर क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार बनते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अच्छा, एक चीज ये आती है कि ज्यादातर आप देखें, ज्यादातर क्या लगभग 90% जो जितनी भी साइट्स हैं वो नदियों के किनारे बसे होने का रीज़न क्या था कि वाटर अवेलेबिलिटी होने से एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता था, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती थी, और साथ साथ में मतलब एक तरह से कह सकते हो कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाता था जिससे जो बाहरी आक्रमण थे उनसे भी बचा जा सकता था। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके किनारे जितनी भी आपकी जो साइट्स हैं, हड़प्पा साइट्स हैं या जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे ही बसी हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? इसका राइट आंसर, ये यूपीएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल दो आपका होगा। यानी वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य अब कहीं कहीं पर मिलना शुरू हो गए, लेकिन ये लोग घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि ये लोग बहुत शांतिप्रिय लोग थे। जो हड़प्पा के लोग थे, युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला कहीं पर भी। ठीक है,
इसलिए जो है घोड़े का इस्तेमाल बहुतायत नहीं था। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चौथा आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वह वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा धर्म का जो है वर्चस्व नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये राइट आंसर है, यानी कपास के बारे में वो लोग जानते थे, परिचित थे कपास से, और उससे वस्त्र भी बनाते थे लोग। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृत में गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर कुछ कूट से दिया हुआ है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 5वें का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो 5वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी गाय का जो है टेराकोटा जो थी, गाय को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ वगैरह को किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 सूची दी हुई है, हड़प्पा के स्थल दिए हुए हैं, एक तरफ उसके राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आपको बताना है छठे का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है। तो छठे का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 3241। 3241, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और हुलास का 1, यानी बालू हरियाणा, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, पाडरी आपका गुजरात में है और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? काफ़ी बार पूछा गया है ये, 7वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोथल एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है। ठीक है, यहीं से व्यापार वगैरह होता था। वो नेक्स्ट प्रश्न है, वो हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? मैंने अभी भी बताया था लोथल किस नदी पर स्थित है। तो 8 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा भोगवा, सी। ठीक है, भोगवा नदी पर स्थित है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, अभी भी मैंने बताया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? तो सिंधु थी, एक तो चेनाब थी और झेलम थी, गंगा नहीं थी। ठीक है, अब प्रश्न 10वें की तरफ आगे बढ़े हम लोग। हड़प्पा संस्कृत के पतन के लिए, ह्रास यानी पतन के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं, नीचे दिए गए कारणों पर विचार करिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित करिए, क्षीणतम कारण को। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो ये जो है क्षीणतम, ये सबसे कह सकते हैं कि अमान्य, मतलब इसको बहुत कम माना जाने वाला ये फैक्ट है। बाकी क्लाइमेट इम्पैक्ट कर रही थी, फ्लड वगैरह आ रही थी, जो मृदा थी उसमें लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती चली गई, व्यापार बाधित हुआ। फिर उसके बाद में भूकंप के कारण जो सिंधु रिवर थी उसके मार्ग में भी परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, सूखा भी पड़ गया कई जगह पर बाढ़ आ गया। तो ये कुछ जो है कह सकते हैं कि डिजास्टर ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से हड़प्पा संस्कृति का जो है पतन हुआ। आर्यों के जो आक्रमण है ये सर्वमान्य नहीं है, है ना। आर्यों का आक्रमण जो है ये सर्वमान्य तथ्य नहीं है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो 11वें का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सी। आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। धौलावीरा, राखीगढ़ी, मांडा, ठीक है, लोथल आपका कहाँ पर है, गुजरात में है आपका। ठीक है, धौलावीरा आपका कहाँ पर है, आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन,
अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। धौलावीरा आपका कहाँ पर है? ये आपका है हरियाणा। और राखीगढ़ी आपके खंबात की खाड़ी, सॉरी धौलावीरा आपका खंबात की खाड़ी, सॉरी आई एम रियली सॉरी। धौलावीरा आपका गुजरात में खंबात की खाड़ी, और राखीगढ़ी आपका हिसार जिले में, हरियाणा में। आई एम वेरी सॉरी। धौलावीरा आपका गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के पास में, और राखीगढ़ी आपका हिसार जिले में, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर, और आपका लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अब ये वैदिक सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल से क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। दूसरा है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य शब्द किसके लिए जो है कहा गया है, तो आप बताइए। अघन्य या अघन्य, ठीक है। पांचवे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गाय के लिए। गाय को अघन्य कहा गया। अघन्य का मतलब होता है कि जिसको ना मारा जाए, अघन्य ना मारने योग्य, ठीक है। क्यों? क्योंकि गाय एक तरह से बहुत बड़े जो है कह सकते हो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, है ना। इसीलिए उसको ना मारा जाने के लिए बोला गया। पहले इसको बहुत लोग मार रहे थे, फिर उसके बाद में अब गाय से जो बछड़े होते थे उनको एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद में गाय जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए गाय को एक टाइटल दिया गया अघन्या, और ये संस्कृत का शब्द है। ऋग्वेद में कहा गया कि ताकि गाय को कोई मारे ना, और गाय एक तरह से इसको पवित्र दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो अघन्या शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है गाय के लिए। छठवां है, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑफकोर्स गाय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया, मैंने बताया क्यों, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। विवाह समारोहों पर कौन सा स्रोत प्रकाश डालता है, तो 7वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त में जो है विवाह की चर्चा करी गई। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा गया। अच्छा, इसका भी ध्यान देना है जब आप प्रश्न करें, उसमें ये भी ध्यान देना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो देवों की पूजा प्रार्थना यज्ञ कर्मकांडों द्वारा किया जाता था। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वो देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। यज्ञ सिर्फ मंदिरों में संपन्न नहीं किए जाते थे, यज्ञ जो है बाहर कहीं पर भी संपन्न कराया जा सकता है जो साफ सुथरा जगह हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। दूसरा, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। दोनों कथन अलग अलग सकते हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये वैदिक काल से जो क्वेश्चंस थे वो इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि
शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो ये जो है, ये किस परंपरा का कथन है? आप अगर आपने पढ़ा है तो ऑफकोर्स आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जैन परंपरा। क्योंकि जैन लोग बहुत ही, एक कह सकते हो कि बहुत ही परम अहिंसक प्राणी इस पृथ्वी पर है ना, कि वो खेती भी नहीं करेंगे ताकि जीव जो कीड़े मकोड़े वो भी ना मरे। ठीक है, तो जैन परंपरा इस चीज़ में विश्वास करती है कि पत्थरों में भी हर जगह एक तरह से क्या है कि जो जीवन है हर जगह आत्मा निवास करती है। ठीक है, तो किसी को जो है हम हानि नहीं पहुंचा सकते। ये यूपीएससी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ आपके व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ वो किस रूप में जाने गए। तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल 2 युग्म। ठीक है, अब हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जैसे ऋषभ देव, हम जैन तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, तो ऋषभ देव इनका चिन्ह क्या है? सांड, ये कई बार पूछा जाता है। अजितनाथ हाथी इनका चिन्ह है, शंभोनाथ घोड़ा है, संपार्श्व स्वास्तिक है, शांतिनाथ हिरण है, नेमिनाथ जो है नीलकमल है, अरस्टिनेम ये शंख है, पार्श्वनाथ ये सर्प है और महावीर ये सिंह है। तो ये सारे जैन तीर्थंकर थे। अब हम लोग जैन तीर्थंकरों के बारे में हम लोग ने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग बौद्ध की तरफ आगे बढ़ें। तो बौद्ध में ये पूछा जाता है कि जो प्रथम संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 में, सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगृह पड़ती है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासक कौन था? अजातशत्रु, हर्यंक डायनेस्टी का था। ठीक है, यहीं पर बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ और सुत्त पिटक धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन तथा विनय पिटक भिक्षुओं के नियम इसमें दिए गए। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई और साबक मीर अध्यक्ष थे। कालाशोक तत्कालीन शासक था शिशुनाग वंश का। उसी में भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया, अस्थविर और महासंघिक। तृतीय संगीत आपकी हुई पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगालिपुत्तिस। और शासक कौन था? अशोक, मौर्य वंश के। तृतीय संगीति अशोक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत का संकलन किया। चतुर्थ जो संगीति थी वो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई। वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क शासक थे उस समय के। ठीक है, तो इनके कुछ अपने व्रत भी थे। पराय धन का लोभ नहीं करना, हिंसा न करना, नशे का सेवन न करना, असत्य नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना, ये कुछ इनके पंचव्रत थे। ठीक है, पंचव्रत थे। ऐसे ही जैन धर्मों के पंचव्रत थे। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये जो है इनके अपने वो थे। क्लियर? मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सेशन इम्पॉर्टेंट हो रहा है। आप सभी लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 महाजनपद है और दूसरा है आपका राजधानी। तो 16 महाजनपद और उनकी राजधानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3, 4, 1, 2, यानी पहले का तीसरा। मत्स्य किसकी राजधानी थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी मत्स्य महाजनपद था, उसकी राजधानी विराटनगर थी। और बी का कुरु की राजधानी थी आपकी कौन सी? इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और आपकी जो अश्मक थी उसकी राजधानी थी आपकी पोतन। अश्मक की राजधानी आपकी थी पोतन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।
त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सी, जैन धर्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म। आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित करी थी? अभी मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। ठीक है, कनिष्क थे उस समय के शासक, और कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगीत को आयोजित करवाया था। पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था? तो ऑफकोर्स डी इसका राइट आंसर होगा, मगध, क्योंकि मगध बहुत ही प्रॉस्पर एरिया में था। ठीक है, और कई रीज़न थे इसके मगध के प्रॉस्पर होने के। अब हम चलते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सातवें का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या होगा? सी, राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजगृह थी राजधानी, और बाद में क्या हो गई थी आपको बताना है इसका राइट आंसर। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, जिसको गिरिव्रज भी कहते थे। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यंक वंश का था, हर्यक वंश। ठीक है, नवा है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अजातशत्रु अपने पिता की पितृहंता। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने ऐसा लिखा है, वो अब इतिहासकारों ने क्या लिखा है। तो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। प्राचीन जनपद एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुरु जो है वो आपका इंद्रप्रस्थ, पांचाल जो है आपका अहिछत्र, और आपका जो कौशल है वो आपका जो है कौशल आपका श्रावस्ती, और आपका जो वत्स है वो आपका है क्या? कौशाम्बी। वत्स आपका क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, ये जनपद और उसकी राजधानी है। चलिए प्रश्न 11 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। बिंबिसार किससे संबंधित था? जो जीवक था वो बिंबिसार के दरबार में था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका लिच्छवी। लिच्छवियों के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र शासक वैशाली जो है स्थापित किया गया था। 13 प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य कहाँ पर था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। मत्स्य कहाँ का है? राजस्थान में है। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित हैं। पहला कथन। दूसरा, उच्च लौह तकनीकी जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती हैं, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक हैं। तो काफ़ी इजी हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण। जो आप कह सकते हो कि जो 6ठी शताब्दी है यानी जो जनपद काल है उसमें लोहे का जो आविष्कार होना और लोहे से जो है फाल, हल्के लोहे के फाल बनाए जाने लगे, जिससे खेती में अधिशेष उत्पादन होना शुरू हो गया और इससे व्यापार वाणिज्य में काफ़ी विकास हुआ। और धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ने लगा तो आप देखो कि अर्बनाइजेशन फेज फिर से शुरू हो गया, जिसको द्वितीय, पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, दूसरा नगरीकरण जो है किसको कहते हैं? आपके इस जनपद काल को, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है। 15 नंबर का है, उज्जैनी प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी है? ये तो देख के ही तुम लोग बता दोगे आंसर, है ना? अवंती,
है ना। उज्जैनी प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये है अवंती। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा, 15वें का सॉरी बी, 15वें का राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। तो यह आपका हो गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने कराया। हम लोग 35 मिनट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और वो टॉपिक है मौर्य काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो तीसरा नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस उबारधार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो तीसरे का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा वो ए, कंगनहल्ली। और सबसे पहले अशोक नाम कहाँ मिला, किस जो है जगह पे, आपको बताना है कमेंट करके, है ना। अशोक का अशोक नाम कहाँ पर मिला, ठीक है, वो आपको बताना है। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहला विकूटन डिसाइफर किसने किया था, है ना, डिसाइफर किसने किया था? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जेम्स प्रिंसेप। मास्की इंस्क्रिप्शंस था जिसमें अशोक को सबसे पहले अशोक बोला गया, नहीं तो पहले ऐसा लोग समझते थे कि ये श्रीलंका का कोई राजा है ना, देवा नाम पियदसी, क्योंकि ज़्यादातर टाइटल जो है वहीं पर श्रीलंका में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब मास्की इंस्क्रिप्शंस मिला तो वहाँ से पता चला कि अशोक जो है वो भारत का राजा है और बहुत बड़ा राजा है, जिसने श्रीलंका तक अपनी विजयों का जो है वो लगवाया था। यानी शासन नहीं किया लेकिन वहाँ पर भी जीत लेता था और वहाँ पर अपने नाम की वो क्या बोलते हैं उसको, पिलर्स इस्टेब्लिश करता था। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं? 5वें नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से, किस अभिलेख से? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कलिंग की, अशोक और कलिंग की लड़ाई बहुत भयानक हुई थी। कलिंग ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो 7वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनपद, दुर्ग, कोश, मित्र, दंड, है ना, अमात्य, ये सब उसके सप्तांग सिद्धांत थे, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? ऑफ कोर्स बहुत इजी है, मेगास्थनीज। 9 का आपका हो जाएगा डी। अब 10वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? न्यायालय, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायालयों को क्या कहा जाता था? तो 10वें का आपका डी हो जाएगा। 2 और 4 धर्मस्थीय और कंटक शोधन, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, फौजदारी मामले देखता था ये, ठीक है। तो कुछ मैं थोड़ा सा तुमको फैक्चुअल चीज़ें से रूबरू करवा दूं, ठीक है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता दूं, इम्पॉर्टेंट है वो। प्रांत कुछ हैं, अशोक के प्रांत है और उनकी कुछ राजधानियां हैं। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती उज्जैनी थी। कलिंग तोसली थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी थी और प्राची आपका पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? भाई टैक्स अगर आप नहीं दोगे इसके लिए भी आपको दंड दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का, इसका होगा ए भैया, मृत्युदंड।
सीधे मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट। अगर आपने टैक्स नहीं दिया, क्योंकि आप टैक्स नहीं देंगे तो कोई भी देश कैसे चल पाएगा। टैक्स देंगे तभी तो देश अच्छे से चल पाएगा। और देश से ज़्यादा बड़ा, राज्य से, स्टेट से बड़ा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसीलिए उसको अर्थशास्त्र कहा गया, अर्थ का शास्त्र। यानी अर्थ का मतलब है कि जो धन है, यानी स्टेट को धन माना गया है। और सबसे कीमती चीज़, यानी सबसे कीमती चीज़ आपके लिए क्या है? पैसा, अर्थ, है ना। और स्टेट को इसीलिए कहा गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो स्टेट है, राज्य। अगर राज्य ही नहीं रहेगा तो शासक नहीं रहेगा, शासक नहीं होगा तो उस देश की प्रजा कैसे रह पाएगी, प्रजा नहीं होगी तो कोई भी जो है देश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी एक साइकिल चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? देश का बनाए रहना, है ना। तो अगर देश बनाए रखना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए अर्थशास्त्र है वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र में पूरी राजनीति विज्ञान के बारे में लिखा है, लेकिन उसको अर्थशास्त्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसकी तुलना अर्थ से करी गई, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऐसी चीज़। चलिए, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा धौली मुख्य जिला शिला राजादेश। अशोक के राज्य क्षेत्र जो है, जो सबसे ईस्ट में था, वो था धौली मुख्य शिला राजदेश। किस ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था? किस ग्रंथ में ये कहा गया है? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, दिव्यावदान में कहा गया है कि खुद अशोक गया था तक्षशिला विद्रोह को शांत कराने के लिए। ठीक है। अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष बोध गया की यात्रा करी? तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 10वें वर्ष। 15 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? ऑफकोर्स मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए, ये आपके हो गए भैया मौर्य काल। अब हम लोग मौर्योत्तर काल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? आपको बताना है। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यूनानी, शक, कुषाण। आक्रमण सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुए, फिर शक हुए, फिर कुषाण हुए, फिर हूण हुए। ठीक है, ऐसे। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? कंटेम्परेरी कौन नहीं था? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिलिंद। ठीक है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये कंटेम्परेरी हैं, लेकिन मिलिंद भैया इनके कंटेम्परेरी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। गांधार कला एक तरफ है, जूनागढ़, मिलिंद पन्नू, स्वप्नवास दत्ता। तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी ए का आपका होगा 3, बी का आपका हो जाएगा 4 और आपका सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का आपका हो जाएगा 2। यानी गांधार कला रुद्रदमन फर्स्ट के टाइम पीरियड के, जूनागढ़ अभिलेख गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन फर्स्ट, मिलिंद पन्नो मिनेंडर और स्वप्नवास दत्ता जो कि भास के टाइम पीरियड का है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? स्वर्ण सिक्कों। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बिम कडफिसस ने कहा कि कुषाण शासक ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए क्या कर रहा था। 5वें का राइट आंसर क्या होगा? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? सुदर्शन झील। तो 5वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा रुद्रदमन फर्स्ट ने सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है। तो 6ठे का राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा आपका ए, 78 ईसा पूर्व। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78
ईसा पूर्व के टाइम पे माने जाती है। 7वां है किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो 7वें का राइट आंसर क्या होगा? ए जूनागढ़। रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ अभिलेख में है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? 8वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी कर्ण वंश। शुंग के बाद में कौन आया? कर्ण आ गए। 9वें का राइट आंसर क्या होगा बताएं? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा। गलत। बाकी सारे हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, बिल्कुल सही। पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे, बिल्कुल सही। भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है, बिल्कुल सही। 10वें का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी शकों के कादर्मक वंश शाखा का संस्थापक भूमक। गलत है। बाकी सारे आंसर सही हैं आपके। यह आपका है अभ्यास प्रश्न। अब यह आपकी आ जाती है संगम डायनेस्टी, संगम काल। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचीर किस रूप में विख्यात थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी पत्तन। ये क्या थे? पोर्ट थे। कोरकई, पूमपुहार, मुचीर ये क्या थे? जो है एक तरह से पत्तन थे। 2023 में आया हुआ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन आनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना। दूसरे का राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है। तीसरा है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। चौथे का राइट आंसर क्या होगा? संगम क्या था? तमिल कवियों विद्वानों की सभा या संघ मंडल। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वरीयम इकाई का सर्वोच्च अधिकारी था। जो संगम था वो वरीयम इकाई का एक सर्वोच्च अधिकारी था। चौथे का सी सही ऑप्शन होगा। ठीक है। संगम युगीन साहित्य लिखा था। संगम युगीन साहित्य लिखा था। पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा बी काव्य शैली। गा गा के लोग जा जा के बताते थे। गा गा के लोग जगह जगह बताते थे अपने राजा के बारे में। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबल कही जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 का ए तिरुकुरल। और ये शिलप्पदिकारम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिलप्पदिकारम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। शिलप्पदिकारम को तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। ये एक उत्कृष्ट तमिल साहित्य जिसे तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता भी प्राप्त है ना। इसमें जो है इसकी रचना जो है वो चेर शासक शेनगुट्टवन के भाई इलांगो अदिगल ने करी थी। शिलापेदिकारम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिलापेदिकारम के लेखक इलांगो अदिगल है। मणिमेखले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी रचना मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी शीतलय सत्यनार ने करी थी। जो मणिमेखले है शीतलय सत्यनार ने करी थी। माना जाता है कि जहाँ पर शिलप्पदिकारम की कहानी खत्म होती है वहीं से मणिमेखले शुरू होती है। कन्नगी की कहानी है इसमें शिलप्पदिकारम में। जीवक चिंतामणि इसके लेखक जैन धर्मावलंबी तिरुतुक्क देवर है। ठीक है। काफ़ी इनके टफ नाम भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो ये पोर्ट से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो 7वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 2 और 3। पुहार और तोंडी ये वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। पुहार और तोंडी। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका संगम काल भी आपका ख़त्म हो। जो इम्पॉर्टेंट है आज मैं पूरी हिस्ट्री में आपको फिनिश करके दूंगा। जो प्राचीन इतिहास है वो मैं पूरा फिनिश करा रहा हूँ।
और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और यहीं से हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा भूमाप। दूसरा है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तीसरे का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना आर्यभट्ट की है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्टीय, 2012 में आया है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय, महाराजा अधिराज, ऐसे ऐसे जो है उपाधि धारण करने वाले। प्रतिभा प्रथम यानी वीर उपाधि किसने धारण करी थी? तो पांचवे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त को प्रतिभा या प्रथम वीर। छठे का गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया? सी, चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बताना है 7वें का प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। गुप्त साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो पहला और तीसरा सही। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा करी गई थी? बी इसका राइट है, कुमार गुप्त फर्स्ट। गुप्त काल में भूमि संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ए, ध्रुविधकरण कहा जाता था। 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था क्षेत्र। ये आपका हो गया गुप्त साम्राज्य। ठीक है, इसको स्वर्ण युग भी कहा गया है। गुप्त साम्राज्य को, गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। काफ़ी प्रॉस्परस था ये और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ से व्यापार और काफ़ी साम्राज्य, इम्पीरियलिज्म काफ़ी बड़े लेवल पे था। अब हम आगे चलते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन से काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र मंथन था? ये लास्ट है। गुप्तोत्तर काल प्राचीन भारत का सबसे लास्ट टॉपिक होता है। ये लास्ट टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले का बी, मोटुपल्ली। काकतीय राज्य में इंपॉर्टेंट एक पत्तन था, पोर्ट था। दूसरा है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को 9 घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। ये उन्होंने लिखा है ह्वेनसांग ने। काफ़ी वो इंस्पायर था भारतीय दर्शन से। अब हम आगे चलते हैं। राजवंश एक तरफ है, उसके संस्थापक है। तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ए का हो जाएगा 2, उत्तर गुप्त राजवंश, इसका संस्थापक कृष्णगुप्त हैं। दूसरे का हो जाएगा आपका 3, मैत्रक, इसके संस्थापक भट्टारक हैं। चौथे का आपका मौखरी का आपका हो जाएगा हरिवर्मा। और वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। चलो, चौथा प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सिकियापोनो। चीनी लेखक भारत को सिकियापोनो कहते हैं। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 5वां प्रश्न हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो 5वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी,
विक्रमादित्य द्वितीय। छठे का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मामल्य की उपाधि धारण करी? छठे का हो जाएगा सॉरी पांचवे का बी राइट आंसर है। छठे का आपका हो जाएगा बी, इसका भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। सातवां प्रश्न है, मान सोल्लास ग्रंथ शिल्प शास्त्र की रचना है, यह ग्रंथ किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सोमेश्वर द्वितीय। जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में निवास करता था? तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था, जैन विद्वान जयसिंह सिद्धराज। किस मौखरी राजा को जौनपुर लेख में राजाओं में सिंह के समान बताया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ईश्वर वर्मा, ये सिंह के समान थे। 10वां है, उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन के 3 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है किस अभिलेख से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदर लेख अभिलेख से। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 10वें प्रश्न का उत्तर। ये आपका मेंस मुख्य परीक्षा है। तो ये कंप्लीट हो गया। कुछ फैक्ट आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, जैसे गुप्तोत्तर कालीन के कुछ फेमस टेम्पल हैं। लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में भी नागर शैली। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा नागर शैली। खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश नागर शैली। कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात नागर शैली। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, नागर शैली। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, बेसर शैली। एलिफेंटा का गुहा मंदिर बेसर शैली। मामल्लपुरम के रथ मंदिर द्रविड़ शैली। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली। बैकुंठ फेरुमल मंदिर द्रविड़ शैली। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, द्रविड़ शैली। गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर द्रविड़ शैली। तिरुमलाई मंदिर द्रविड़ शैली। ये कुछ अपने फेमस टेम्पल हैं और इनकी शैलियाँ। तो ये आपका कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने करा दिया। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका होगा मध्यकालीन भारत पे। मध्यकालीन भारत हम इसी तरह 1 घंटे में लगभग 58 मिनट का ये वीडियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने कवर किया है। अगर आप इसको शेयर करेंगे, अच्छा रिस्पांस आएगा तो ऑफ कोर्स मैं मध्यकालीन भारत भी और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।